और फिर क्या होते हैं, मोदी जी जाते हैं चीन, जाते हैं जापान, वहां से एकदम हंसने वाले वीडियो आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वापस आते हैं तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं बीजेपी नेताओं से और कहते हैं घर घर जाइए, बताइए मेरी माँ को गाली पड़ा। बहुत भावुक हुए। और ये मोदी जी भावुक होंगे जिस दूसरों की माँ को जर्सी गाय बोलने वाले, हाँ, दूसरे की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले, रेट तय करने वाले, और 3,000 जो वीडियो आता है रेप का, प्रज्वल रेवन्ना, उसके लिए जाकर वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको शर्म नहीं आती। आप यही सब बात जब टीवी डिबेट में बोलती हैं तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि आपको बैन करने की तैयारी हो रही है। नहीं, बैन करने की तैयारी हो नहीं रही, बैन हो गई थी, लेकिन पार्टी ने हमारा स्टैंड लिया कि जो चैनल हमें बैन करेगा हम उसके साथ जो है और कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा। फिर विद्रोह हो गया तो मैं 72 घंटे में उन्हें अपना बैन वापस लेना पड़ा। अब देखो पूरी मीडिया इनके कंट्रोल में है, हाईजैक्ड है पूरी मीडिया। आप किस सिस्टम की बात करते हो? उन्होंने तो सरकार को लिखकर लेटर दिया, पत्र दिया क्या कि सोशल मीडिया जो है वो बैन किया जाए, जैसे नेपाल में हुआ उस तरह से बैन करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने बहुत कोशिश की। आप किसान आंदोलन उठाकर देख लीजिए, किसान आंदोलन में जो भी लोग किसानों की आवाज उठा रहे थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, सबको बंद करवा दिया था, सस्पेंड करवा दिया था। पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टोटल 170 भाषण दिए पूरे देश भर में, है ना, और 170 में 110 में उन्होंने नफरती भाषण दिया, एकदम अभद्र भाषा कि उनका सिर काट देंगे, उनका पैर काट देंगे, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, इस तरह के नफरती भाषण। आप 2024 का लोकसभा देख लीजिए, उसके पहले आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया इन्होंने। पूरा एकदम मीडिया, पूरा तंत्र, पूरा बॉलीवुड स्टार, पूरा वीआईपी, जो लोग उस मंदिर को बनाए थे, खून पसीने से बनाए थे, सबको बाहर कर दिया गया और पूरा बॉलीवुड चमकती दुनिया को बुला लिया गया, पूरी मीडिया को बुला लिया गया और सिर्फ मोदी जी चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कथावाचकों की पूरी फौज आ गई है जो हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये पता नहीं कहाँ से चिंटू मिंटू आजकल आ जाते हैं उठकर। अगर कोई धर्म गुरु है तो आप बताइए, धर्म गुरु बीजेपी की लाइन तो नहीं लेगा ना। धर्म गुरु हमेशा शांति की बात करता है, धर्म गुरु किसी के संकट को दूर करते हैं। धर्म गुरु जो है ना चिंटू नहीं होते। जैसे बाबा बागेश्वर चिंटू है, बिहार में चुनाव आ गया, बाबा बागेश्वर बिहार में चल दिए, यूपी में चुनाव आएगा वहाँ चल दे। ये जो चुनाव आता है वहाँ झोला उठाकर चल देते हैं, ऐसे लोग बाबा होते हैं क्या? ये लोग मूर्ख है, चिंटू है। ये लोग जो बीजेपी के द्वारा बनाए गए गुब्बारे हैं, जो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर लॉन्च कर दिए जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का द पब्लिक माइक पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं टीवी डिबेट जगत की मशहूर हस्ती, शख्सियत कंचना यादव मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा प्रश्न ये है कि आरजेडी ही क्यों? क्योंकि देश में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, अब उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी सी पार्टी है, तो आरजेडी ही क्यों? क्या प्रेरणा आपको मिली, कहाँ से, और छात्र राजनीति में आप कैसे आई? एक तो जो है कि 2017 में मैं जेएनयू आई और उसके पहले मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी और मैं ऐसा सोची भी नहीं थी कि मैं राजनीति में जाऊँ। बचपन में क्या मतलब कैसा? नहीं, बचपन में मुझे डॉक्टर बनना था, साइंटिस्ट बनना था, इस तरीके से मेरे ख्वाब थे। मेरा ये ख्वाब नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगी। BHU से जूलॉजी ऑनर्स में मैंने जब ग्रेजुएशन किया तब भी मुझे ये नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगी। फिर मैं जेएनयू में आई 2017 में, 2018 में यहाँ छात्रा आरजेडी बनी और हमने देखा कि मूलतः हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जो हमारे संघर्ष रहे हैं, जो हमारी विचारधारा रही है, जिस मंडल कमीशन की वजह से, जिस आरक्षण की वजह से, एक कारण आप कह सकते हैं, और जिस स्टैंड के साथ, क्योंकि मैं बचपन से हम लोग मतलब कि जो बीजेपी आरएसएस इनकी विचारधारा, एक समय पे जो कांग्रेस की विचारधारा रही है रिजर्वेशन के खिलाफ, उसके साथ तो हमारा स्टैंड ही नहीं होता था। हमने देखा कि सबसे मजबूत आवाज़ अगर इस समय कोई स्टैंड लिया है, उसको चाहे जेल जाना पड़े, वो व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव जी। और वो पार्टी है जो आज भी मूल्यों पे लड़ती है कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है, बिना इफ एंड बट किए, बिना डगमगाए हुए। तो जेएनयू में भी आने के बाद हमने लेफ्ट एंड राइट की जो बैनरी देखी और हमने देखा कि बाहर से ऊपर से दोनों अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं। लेफ्ट एंड राइट बातें तो एक बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरेशन और पता नहीं किसके करेंगे, लेकिन अंदर एक तरह से वही है, उनके अंदर भरा है कि रिजर्वेशन के खिलाफ ही हैं और बहुत खोखली राजनीति करते हैं। और दूसरा कि राइट तो हमारी विचारधारा कभी रही नहीं, ना कभी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऐसे में हमने वो पार्टी चुना, वो नेता चुना जिसके मूल्यों के साथ मैं स्टैंड करती हूँ, और वो पार्टी है आरजेडी और लालू जी। जी,
तो पहले तो हम बिहार से ही शुरू करते हैं। जी। अभी बिहार में आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उन्होंने फिर वोट चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए। उसके बाद उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी शुरुआत किया, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी बहुत ज़्यादा उनके साथ रहे। तो मेरा पहला प्रश्न इस पे है कि SIR को लेकर आप लोग का, RJD का क्या स्टैंड है और क्या अगली रणनीति होगी? देखिए, स्टैंड के लिए हमको लगता है स्टैंड अभी बताने की ज़रूरत नहीं, पूरे देश भर ने देखा कि स्टैंड क्या है। हमने SIR के विरोध में मतलब हमारा ये कहना था कि SIR होना चाहिए, लेकिन SIR के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको आप बढ़ाइए। हमने कहा कि आप आधार कार्ड इंक्लूड करिए, आप राशन कार्ड इंक्लूड करिए। जब आप पहले से जो जनरेट किए हुए आपका वोटर ID कार्ड है उसको आप इंक्लूड करिए, बिजली बिल इंक्लूड करिए। बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स सुझाव दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं माना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के किसी भी पार्टी से वार्तालाप नहीं किए SIR कराने के पहले। तो आप सीधे 2 महीने पहले बिहार में घुस जाते हैं और एक प्रेस नोट के जरिए कहते हैं हम SIR करवाने आ रहे हैं। तो हमने जब बोला कि आप डॉक्यूमेंट बढ़ाइए, हमने बोला कि आप इसको 2025 के इलेक्शन से मत जोड़िए, आप इसको आगे के इलेक्शन से जोड़ सकते हो, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन एक बात हमारी नहीं सुना। ऐसा लग रहा था ढींठ की तरह पूरी तरह से किया जा रहा है। नहीं सुनना है, किसी को नहीं सुनना है। मतलब जनता को पहले ऑर्डर दिया कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, नहीं नाम निकाल देंगे। मतलब फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दिया कि आप माफ़ी मांगिए। तो हमें लगता है कि SIR पे जो हमारा स्टैंड था, हम उसको लेकर जब मानी नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको मारा तमाचा कि आपको तो आधार कार्ड लेना ही पड़ेगा, अभी ऑर्डर, पहले तो उनको इशारा किया कि आप आधार कार्ड ले लीजिए, वो इशारा भी नहीं माने। फिर उनको बोला कि आधार कार्ड लेना, 65 लाख जिनका नाम कटा है उनके लिए आधार कार्ड ले लीजिए, वो भी नहीं माना जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये निर्देश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आपको आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट की तरह लेना पड़ेगा। जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें +1 आपको 12वें डॉक्यूमेंट की तरह आधार कार्ड लेना पड़ेगा। आखिर में मजबूर हुई आज। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते तो आज न जाने कितने लोगों का नाम काट दिया जाता, आधार कार्ड को लिया नहीं जाता। फिर ये नागरिकता के नाम पे ये घुसपैठिए चेक कर रहे थे, घुसपैठिए इनको 0 मिले, घुसपैठिए तो मिले नहीं इनके। तो ये बताइए कि जब ये SIR का प्रोसेस करवा रहे थे और कह रहे थे हमारे BLOs को घुसपैठिए मिल रहे हैं, बांग्लादेशी मिल रहे हैं, रोहिंग्याज मिल रहे हैं, तो जब आपका फाइनल लिस्ट आया, आपने रिलीज़ किया, तो उसमें आपने घुसपैठियों का एक भी पता क्यों नहीं दिया? 0 घुसपैठिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से इनका कई खेला था। पहला खेला था कि जो अपोजिशन है, जिनको आइडेंटिफाई करो कि इनको कौन सा वोट मिलता है, उनका नाम काटो, फर्जी वोटर उसका नाम डालो, प्लस जो है कि सबको टेरिफाइड कर दो। अभी जो लोग बाहर हैं, मतलब जो स्टेट के बाहर हैं, क्या उनका SIR के माध्यम से नाम ऐड हो गया? नहीं हुआ है ना। तो ये इनका मकसद था। और दूसरा, हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जैसे वेस्ट बंगाल में करते हैं ना ये हर चुनाव के पहले, है कि ममता दीदी जो है वो रोहिंग्यास का वोट लेना चाहती थी। इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैला और उस प्रोपेगेंडा, उस नैरेटिव के आधार पर बिहार में चुनाव हो। तो ये धराशायी हो गया इनका, दरअसल पूरा सारे प्लान्स इनके फ्लॉप हो गए। तो SIR का मकसद जो है, इनका इंटेंशन क्या था, पूरे देश ने देखा। और हम SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाले, उसका भी इंटेंशन पूरे देश ने देखा, और ये बैकफुट पर आ गए। तो वोटर अधिकार यात्रा कुछ प्रभाव पड़ा क्या? ये एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बात नैरेटिव सेट करने की थी नहीं, बात थी कि आप इतने कम समय में आखिर में किसके परमिशन से आप आ गए यहाँ पर। जब आपका मन करेगा कि आप ऑर्डर दोगे, चलो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, है ना। इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो हैं, वो 2 पर्सन के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। अभी फिलहाल तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा ही नॉमिनेटेड है। लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई स्टेक तो है नहीं, वो कुछ लिख कर भी दे दे तो उनका मान्य होगा नहीं। तो हमको लगता है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो बिहार की 14 करोड़ जनता को ये ऑर्डर दे दे, है ना, ये ऑर्डर दे दे कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अभी नहीं तो हम आपको घुसपैठिया बता देंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका घर जल गया है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा, कोई आधार नहीं बचा, गरीब है, कहाँ से लेकर आएगा? तब आपको उसको बांग्लादेशी कह दोगे। जब वो बांग्लादेशी आप डिक्लेयर कर दोगे, उसके पास न राशन बचेगा, उसके पास न बिजली बचेगी, उसके पास न सरकारी सुविधा बचेगी, वो कहाँ जाएगा जी, है ना। अगर इनको घुसपैठियों से प्यार है, इतना घुसपैठियों को निकालना चाह रहे हैं, तो एक बात बताइए, इन्होंने CNRC घुसपैठिया निकालेंगे लेकर आए, कितने पकड़े? 0। SIR के माध्यम से कितने घुसपैठिया पकड़े? 0।
तो आप बताइए ना। और फिर चुनाव आता है, भाइयों और बहनों ये आपके आरक्षण को घुसपैठियों को देना चाहते हैं, ऐसे ही ना बोलते हैं मोदी जी। आए थे जब गया जी में, तो उन्होंने बोला था ये बोला था। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वो बताए इस देश के सामने एक आंकड़ा रखे कि कितने घुसपैठिए पेंशन ले रहे हैं, कितने घुसपैठिए राशन ले रहे हैं, कितने घुसपैठिए सरकारी नौकरियों में, कितने घुसपैठिए आरक्षण ले रहे हैं, कितने घुसपैठिए सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं। ये बात, ये आंकड़ा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को देश के सामने रखना चाहिए, अदरवाइज देश से माफी मांगना चाहिए पर देश को गलत ट्रैक पे ले जाने के लिए। SIR तो मैम 2003 में भी हुआ था, तो उनका यही कहना है कि ये तो होता ही रहता है, तो इस पे इतना बवाल क्यों किया गया? SIR जो हुआ था 2003 में हुआ था, वो 8 महीने में हुआ था। ये झूठ फैलाते हैं कि 1 महीने में हुआ था। दरअसल 8 महीने में SIR हुआ था, वो भी खींचते खींचते साल भर लग गया था। और जो 2004 में इलेक्शन हुआ था, है ना, उस इलेक्शन से नहीं जोड़ा गया उसको। 2005 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन से उसको जोड़ा गया जी। तो SIR चल रहा था। SIR ऐसा नहीं कि इमीडिएट इलेक्शन से जोड़ दिया जाए उसको। SIR का प्रोसेस, ये TDP के चंद्रबाबू नायडू जी तो बोलते हैं ना कि कोई भी SIR का प्रोसेस 6 महीने पहले इलेक्शन के नहीं कराना चाहिए, प्रॉपर टाइम लेकर कराना चाहिए। अपने सहयोगी दलों को भी नहीं मानते। अरे हम तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं, आप इमेजिन करके देखिए, अगर SIR का प्रोसेस यूपी में हो रहा होता, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा होता, मध्य प्रदेश में हो रहा होता, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री पक्ष में SIR के सपोर्ट में या SIR के विरोध में एक शब्द तो बोलते या नहीं बोलते? लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं बोले इस पर, ना तो पक्ष में बोले, सपोर्ट में बोले, ना तो विपक्ष में बोले। ऐसा लग रहा है कि उनको पता ही नहीं हो रहा है कि जिस स्टेट के मुखिया हैं वो उस स्टेट में हो क्या रहा है। तो ये जब आया तो विपक्ष भी ये कहती है कि इन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेंगे, तो इन्होंने संसद चलने नहीं दी। तो हाँ। ये बोल रहे हैं SIR पे बात होनी चाहिए, तो ये लोग तो संसद चलने नहीं दे रहे। तो और ये लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग इस पे बात करे, तो वो तो आया किया उस पर। हाँ, चुनाव आयोग कब बात किया? जब हम लोग बोले कि वोटर अधिकार रैली निकालेंगे। आप बताइए ना कि चुनाव आयोग ने इतना बड़ा प्रोसेस कराने का फैसला ले लिया, स्वतः नहीं लिया, बीजेपी के कहने पर लिया। साठगांठ है बीजेपी का और चुनाव आयोग का, दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग तब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता जब ये शुरुआत होता है? चुनाव आयोग तब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता जब कहता है कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, 22 लाख लोग मर चुके हैं, उनका नाम कटा हुआ है, 7 लाख लोग का डुप्लीकेट वोटर है, बट बचे हुए लोग जो परमानेंटली कहीं पर शिफ्ट हो गए हैं? तब चुनाव आयोग क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? जब हम उनको लगातार मिलने के लिए कह रहे होते हैं, हमें टाइम नहीं देता है, लेकिन जैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकालेंगे, उसके दबाव में आकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है? भाइयों, ये आपकी माताओं और बहनों का CCTV वीडियोस देना चाहिए क्या? तो अरे लगाते क्यों हो? किसी माता और बहनों से परमिशन लेकर लगाए थे क्या CCTV कैमरा? जहाँ पर वोटिंग होता है, क्या मुझसे किसी माँ बहन से ये पूछा जाता है कि यहाँ CCTV कैमरा लगाएं या नहीं लगाएं? जब लगाते समय परमिशन नहीं लेते हो तो फोटो देते समय क्यों परमिशन लेते हो? और वही अभी महाराष्ट्र जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो सबके CCTV कैमरे के फोटोज बाहर आए, चाहे वो बहन थी, चाहे वो माता थी, चाहे वो भाई थे, चाहे वो जो थे, सबके आए। तब चुनाव आयोग कहाँ था? कह देता कि ये फोटो लीक मत करो, इसमें माता और बहनें हैं। बेडरूम का फोटो नहीं है, बाथरूम का फोटो नहीं है, वो एक बूथ का फोटो है। और कौन कह रहा है कि जहां मतदान कर रही है वहां का फोटो दो ना, बाहर का भी फोटो दे सकते हो। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। पहले तो ये कोई लॉ नहीं है। इन्होंने क्या किया कि एक मेमोरेंडम लाके या सरकार से बात करके कैसे भी इन्होंने कहा कि 45 दिन में हम CCTV कैमरा का फोटो डिलीट कर देंगे। कारण इन्होंने दिया, पहले क्या कारण था कि 45 दिन बाद जिनको अब फाइल करना होता है, कोर्ट में अपील करना होता है, 30 दिन का होता है, 45 दिन बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं रखेंगे। फिर दूसरा आर्गुमेंट देते हैं कि इतना सारा वीडियोज़ होता है, स्टोरेज करने में फिर दिक्कत होती है। इनके पास आज के टाइम पे इनके पास स्टोरेज की कमी है। मतलब इतने हार्ड ड्राइव, आपको एक छोटे से मेमोरी कार्ड में हम ना जाने कितना आप फोटोज और वीडियोज आप रख लो। फिर कहते हैं, इसके पहले जो राजीव कुमार जी रहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो तो ट्रक पे लिखी हुई शायरी पढ़ते थे सबसे पहले, है ना। और वो कहते हैं कि 3500 साल लग जाएगा फोटोज देखते देखते। अरे भाई, आप हमको दे दो ना, वो 35 दिन लगे, 35 साल लगे, चाहे वो 3500 साल लगे, हम देख लेंगे। दो तो सही। लेकिन ये जानते हैं कि जो चंडीगढ़ में हुआ था कि चोर कैसे पकड़ा गया था CCTV कैमरा की वजह से, वो पकड़े जाएंगे तो CCTV कैमरा 45 दिन में फोटोज डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये पूरी तरह से चोर हैं,
अगर चोर नहीं होते तो छुपाते क्यों, दे देते ना। डर किस बात का, जो चोर नहीं उसको किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है। तो ये SIR का जो प्रोसेस था दरअसल वोट चोरी के लिए बिहार में लाया गया है, लेकिन अभी हमारे सारे BLAs 40,000 से ज़्यादा तो हमारे RJD के BLAs हैं, वो ग्राउंड पर लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और जिनका नाम वो निकाल दिए हैं, जो जिंदा हैं उनको मृत्यु लिस्ट में डाल दिए, नाम ऐड करवा रहे हैं। जो मर चुके हैं उनका नाम अभी ऐड है। और अभी तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 मुर्दा लोग पे पहुंच गए थे, फिर उसके बाद फिर राहुल गांधी जी के साथ चाय भी मुर्दा लोग पिए। तो ये तो अगर हमारे महान महामानव नहीं होते, प्रधानमंत्री जी महामानव एक हैं जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर धमकी देते हैं जो देश से माफी मांगो, देश से माफी मांगो, एफिडेविट भी उन्होंने मांगा। जब वो एफिडेविट फर्जी जो है रूल के तहत मांग रहे हैं, वो एफिडेविट तब होता है जब न्यू इलेक्टोरल रोल बनता है। अच्छा मैम जी, मेरा ये प्रश्न है कि आज तक पूरे इतिहास में क्या 2014 से 2025 तक आपने ऐसा कुछ देखा कि माहौल में कि निष्पक्षता, जो पक्षपात, इन सब का ज़्यादा मिलावट हो गया है समाज में? आप चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो या आप ED देख लो, आप CBI देख लो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लो, आप इवन कोर्ट भी देख लो, है ना। बीजेपी के पक्ष में जो जजमेंट देते हैं उनको राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया जाता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज तो सीधे आकर कहते हैं कि ये देश मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से कहते हैं नहीं चलेगा। एक कोई वर्मा जी हैं अभी जज, जिनके घर पर, हाँ है ना, उनके घर पे इतने कैश मिलते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग। धनखड़ जी जब हमारे, है ना, हम लिख कर देते हैं कि हम उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लेकर आएंगे, तो धनखड़ जी को फिर हटा देते हैं ये लोग। तो ये आप साफ देखो ना, आप साफ देखो, पूरी मीडिया इनके कंट्रोल में है, हाईजैक्ड है पूरी मीडिया। आप किस सिस्टम की बात करते हो? और अभी इनके एक डिग्री दुबे हैं, निशिकांत दुबे, उन्होंने तो सरकार को लिखकर लेटर दिया, पत्र दिया, क्या कि सोशल मीडिया जो है वो बैन किया जाए, जैसे नेपाल में हुआ उस तरह से बैन करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने बहुत कोशिश की। आप किसान आंदोलन उठाकर देख लीजिए, किसान आंदोलन में जो भी लोग किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, उनके सोशल अकाउंट जो है, सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, सबको बंद करवा दिया था, सस्पेंड करवा दिया था। ये क्या है? क्या है कि इनके पास मीडिया का इतना बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें बैठे हुए लोग और सिर्फ मोदी का राग अलापते हैं, और मोदी का राग अलापने पर भी अगर वो फेल हो जाते हैं कोई नैरेटिव बनाने में, और सोशल मीडिया कहीं पर डोमिनेट कर जाता है, तो उन सारे अकाउंट को उनकी रीच घटवा देंगे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना एक पोस्ट का, उसको कम करवा देंगे, कुछ उससे भी नहीं होगा तो सस्पेंड करवा देंगे। तमाम तरीके के ये लोग जो है अपने रास्ते निकाल लिए हैं कि कैसे ये सिस्टम में रहें। दरअसल है, इनको मालूम है कि एक बार ये सिस्टम से गए, पावर से गए, एक लंबे अरसे तक पावर में नहीं आएंगे। और जितना घोटाले इन्होंने किया है, चाहे वोट चोरी का हो, चाहे चंदा चोरी का हो, चाहे कफन चोरी का हो, चाहे कोविड में जिस तरीके से घटनाएं हुई, वो सारे इनके ऊपर, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो, रातों रात में आप डिमोनेटाइजेशन करते हो, GST आप ऐसा लेकर आते हो कि GST कमर तोड़ देती है यहाँ के छोटे व्यापारियों की, सबकी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है CA के पास पहुँचे रहते हैं, है ना। कैसे अब आप कह रहे हो कि तब GST भी मास्टर स्ट्रोक था, अभी उन्होंने फिर से उसमें दर में वो परिवर्तन किया है। दर में परिवर्तन, 5 स्लैब बनाए हुए थे, अब उसको घटा के 2 स्लैब कर, दरअसल वो 3 स्लैब है। तो उसमें जो 8% और 12%, 18% है, 5 और 18%। पहले भी इनका मास्टर स्ट्रोक था, अब कम कर दिया, अब भी मास्टर स्ट्रोक है। पहले भी जो है कि ये ट्रंप के साथ दोस्ती, इनका मास्टर स्ट्रोक था। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और जब जो मोदी जी चले गए चीन से मिलने तब भी मास्टर स्ट्रोक है। फिर जो है ट्रंप एक मैसेज लिखते हैं कि हम ट्विटर पे कि हमारे अच्छे मित्र जो है मोदी जी के साथ में ट्रेड डील करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए तैयार हो, तब भी मास्टर स्ट्रोक है। मतलब जो भी हो रहा है सब मास्टर स्ट्रोक है। और सिर्फ 2014 से एक परिवर्तन आया है कि सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछा गया। ऐसा लगता है कि पावर में हम लोग हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाबदेही। तो मैम ये आप लोग क्या जनता के बीच में अपनी, क्योंकि वो लोग लगातार कोई भी इलेक्शन हो रहा है वो लोग जीत रहे हैं, ठीक है, अभी ये वोट चोरी का आरोप जरूर आप लोग लगा रहे हैं, पर आप लोग ऐसा कोई नैरेटिव क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं जो जनता के बीच में जा करके, और कम से कम उनको पता तो चले कि देश में क्या हो रहा है? क्यों नहीं आपको लग रहा है कि नैरेटिव नहीं सेट हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि आजकल यही बात हो रही है। सुन लीजिए ना, आजकल हमको तो लग रहा है कि आजकल यही बात हो रही है कि इंडिया अलायंस महागठबंधन जो है वो एज पे है बिहार में। इंडिया अलायंस जो है कि अपना नैरेटिव सेट कर ली हुई है, और ये लोग डिफेंस में आ गए हैं।
जो बीजेपी वाले अटैक मोड में रहते थे वो अभी डिफेंस मोड में है। वो कभी इनको बचा रहे हैं, कभी उनको बचा रहे हैं। ये इन्होंने क्या कोशिश की, माँ के मुद्दे को गाली बनाया जाए, जब पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। मोदी जी की माँ को मुद्दे को गाली बनाया, फ्लॉप हुआ। SIR के माध्यम से चाह रहे थे चोरी करने, वो भी बुरी तरह से ये उस पर पिट गए सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद हिंदू और मुसलमान करने की कल परसों से फिर से कोशिश कर रहे हैं। जब ये हिट एंड ट्रायल जो होता है ना, कि कौन सा मुद्दा, कौन सा नैरेटिव लेकर आए कि जो सक्सेसफुल हो जाए, हर रोज एक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं। अब बताइए कि कौन मुद्दा नैरेटिव बना रहा है। हम पिछले साल भर से तेजस्वी जी यही बिहार में घूम घूम के कह रहे हैं कि महिलाओं को हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। हम कह रहे हैं कि हम पेंशन बढ़ा के 400 से 1400 करेंगे। तो आप बताइए, भागे भागे नीतीश कुमार जी जो है वो पेंशन फिर उनको मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। हम बोले हम युवा कमीशन बनाएंगे, फिर नीतीश कुमार जी चोरी कर लेते हैं, कॉपी कैट की तरह चोरी करके युवा कमीशन बना देते हैं। हम कहते हैं कि हम जब आएंगे तो हम बिजली बिल जो है हम वो 200-250 यूनिट हम फ्री देंगे। नीतीश कुमार जी फिर थोड़ा फ्री होने के लिए मजबूर होते हैं। तो हम जो अनाउंस कर रहे हैं उस चीज़ को कॉपी करने की एक सरकार है जो 20 साल से है, कोशिश कर रही है। तो नैरेटिव किसका है, हम यही पूछना चाह रहे हैं। ये बहुत जो पिछले कुछ सालों में यह बना दिया गया है ना कि बीजेपी का नैरेटिव फ्लॉप हो तो भी ये बताया जाता है बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है। ये हमारे नैरेटिव सक्सेसफुल हो तो भी कहा जाता है अरे मोदी जी देखिए महामानव आ रहे हैं, मोदी जी तो पूरा ये कर देंगे। भाई मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। बिहार में एक तेजस्वी यादव जी अकेले 2020 के चुनाव में सबको पानी पिला दिए थे। रोजगार का, नौकरी का 10 लाख नौकरी देंगे, उसका मुद्दा बना, यूथ एक साथ आया, हमें हराया गया। हमें जानबूझकर 12 वोट से, 200 वोट से, 250 वोट से, जहाँ हमारी डिक्लेयर्ड सीट थी कि हम जीत रहे हैं, वहाँ पर भी हमें हराया गया। तो उस समय क्या क्या था, उस समय खुद मोदी जी, पूरी कैबिनेट, पूरी एनडीए की पूरी कैबिनेट, नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार और इनके गालीबाज नेता, ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब के सब एक तरफ, मीडिया सब के सब एक तरफ, और एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा बिहार का चुनाव 2020 में अपने मुद्दों पर लड़वाया। अगर अब भी आपको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम नैरेटिव बनाने, हमारा नैरेटिव कहाँ है, तो मुझे लगता है ये देखने वाले जो हैं उनको अपनी देखने का नजरिया बदलना चाहिए। नैरेटिव हमारा है, मुद्दा हमारा है, पिच हमारा है, फेल ये हो रहा है, ये डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। आप बीजेपी को गालीबाज पार्टी कहती हैं, पर जब अधिकार यात्रा चल रही थी तो आपके ही और कांग्रेस की जो मंच था उस पर मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, उसके एवज में वो लोग बिहार बंद किए। तो अब मैं आपको, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। अब आप हमको ये बताइए, उस मंच पे तेजस्वी जी थे, वीडियो में आपने देखा था? नहीं, वो लोग नहीं थे, पर आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता। आप सुन लीजिए ना, अब उस मंच पे तेजस्वी जी थे? नहीं। राहुल जी थे? नहीं। उस मंच पे कोई भी कांग्रेस का, आरजेडी का बड़ा नेता था? नहीं था। आपने देखा, आपने ऑनेस्टी से बताया। अब आप बताइए, आप उस व्यक्ति को पहचाने जो जिसने गाली दिया? हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, आप पहचाने, देखे, उसका चेहरा अभी तक सामने आया? कहीं भी न्यूज चैनल पे उसका, जिसने गाली दिया, चेहरा दिखाया गया? भाई नीतीश कुमार जी, बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, मीडिया आप जानते हैं किसके पक्ष में, पुलिस आप जानते हैं बिहार में किसका है, CIA से लेकर न जाने कौन कौन से एजेंट जो है, अगर आप इसका करते हैं बात, होम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इनके पास है, खुफिया एजेंसियाँ चलाती हैं, गृह मंत्रालय के अंदर बहुत खुफिया एजेंसीज होती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने सुना, आपने कहीं भी उस व्यक्ति की तस्वीर देखी? अगर वो आरजेडी से होता, अगर वो कांग्रेस से होता, आपको नहीं लगता कि आज तस्वीरें निकाल कर दिखाया गया होता हर जगह? नहीं, वो विजुअल थे कि वो पट्टा पहना हुआ था, टोपी किसका पट्टा पहना हुआ था, टोपी लगाया होता? आपकी पार्टी का, कांग्रेस किसी का नहीं, वो गलत विजुअल्स दिखाए गए थे। बिहार बंद किया गया। बहुत मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, नहीं यही प्रॉब्लम है। अब मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। उस मंच पर ना तेजस्वी जी गए थे, ना राहुल जी गए थे, उस मंच पे नहीं गए थे, क्योंकि जब यात्रा निकल रहा था तो बीच बीच में वो स्टेज बनाए गए थे कि लोगों को रुकने के लिए, इस तरीके से, क्योंकि रास्ते से यात्रा निकल रहा है। उस मंच पर दोनों लोग नहीं गए थे, और उस मंच पे कोई भी नॉन चेहरा बड़ा हमारे नेता नहीं थे, और वो एक विशिष्ट सा व्यक्ति आया जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं देखा है, जिसका खुद पुलिस, बिहार पुलिस ने कहा अभी तक इसका आरजेडी और कांग्रेस से कोई लिंक नहीं निकला। बिहार पुलिस किसकी पुलिस है? एनडीए की पुलिस है।
उसने कहा आरजेडी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति आता है जी। मोदी जी की मां को गाली देता है, और जो मीडिया 13 दिन से वोटर अधिकार यात्रा नहीं दिखा रही होती है, बात नहीं कर रही होती है, अचानक से पूरे गाली वाले सीन पर लाइमलाइट में एकदम 24 घंटे चल रहा होता है, और अभी तक चल रहा है। अब आप बताइए, हम कहेंगे अगर ये प्लांट था, बीजेपी का टूल किट था, जो वोटर अधिकार यात्रा पे इनके पास 13 दिन से कोई जवाब नहीं था, वो मोदी जी की मां पे गाली पर लेकर आना था, तो आप बिलीव करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आप बस उसको लेकर आइए ना, सामने दीजिए। और इमीडिएटली क्या हुआ था, कोई आईओएसी का लड़का था कांग्रेस का, उसने ही बीजेपी ने अरेस्ट नहीं करवाया, नीतीश कुमार की सरकार ने अरेस्ट नहीं करवाया, आईओएसी का एक लड़का था नौशाद नाम का, उसने पुलिस को फोन किया और उसने फोटोज दिए, उसने वीडियोज दिए, उसने ऑडियो दिया और बोला एक लड़का ऐसे गाली दिया, आइए अरेस्ट कर लीजिए। वो लड़का वो भाग गया जिसने गाली दिया था, वो बिचिपता आदमी। फिर पुलिस ने पकड़ी उसको, पुलिस पकड़ी, पूरी सर्च की, तो पता चला आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर क्या होते हैं, मोदी जी जाते हैं चीन, जाते हैं जापान, वहाँ से एकदम हंसने वाले वीडियोज आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वापस आते हैं तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के नेताओं से मिलते, बात करते हैं बीजेपी नेताओं से, और कहते हैं घर घर जाइए, बताइए मेरी माँ को गाली पड़ रहा है। बहुत भावुक हुए। और ये मोदी जी भावुक होंगे, जिस दूसरों की माँ को जर्सी गाय बोलने वाले, दूसरे को एक बछड़ा बोलने वाले, हाइब्रिड बछड़ा बोलने वाले, हाँ, दूसरे की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले, रेट तय करने वाले। और हमारी एक महिला प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, बहुजन समाज से आती हैं, उनको एक व्यक्ति गाली देता है, कहता है कि ये तो 100-200 में बिकने वाली लौंडिया है, दैट वाज द टर्म। और फिर ये बोलता है वो आदमी, इसको तो सड़क पर, इसका साड़ी साया खोलकर सड़क पर नचाऊंगा। वो आदमी बीजेपी ज्वाइन करता है और इनके दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इनके प्रदेश अध्यक्ष मिलकर उसको बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, और मोदी जी उसको अपने प्राइवेट जेट तक बुलाते हैं। प्राइवेट जेट तक जानते हैं ना किसकी अनुमति होती है जाने की, प्राइवेट जेट तक बुलाते हैं और इस तरह से नतमस्तक होते हैं उसके सामने। अब बताइए कि क्या सारिका पासवान जी किसी की पत्नी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, उनकी कोई माँ नहीं रही हैं? और 3,000 जो वीडियो आता है रेप का, प्रज्वल रेवन्ना, उसके लिए जाकर वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको शर्म नहीं आती? उनको शर्म नहीं आती कि माँ पे राजनीति करते हैं और बिहार बंद करवाते हैं। बिहार बंद, आपकी माँ तो गुजरात से थी ना, अब तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हुए ना, तो जब पूरे देश के आप प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश आप बंद करवाते हैं। अगर माँ पे इतना आप आहत हुए थे, आपने बिहार बंद करवाया सिर्फ क्योंकि आपको बिहार में राजनीति करनी है, बिहार में चुनाव आ रहा है, और अब माँ के, दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति करते हैं। इससे ज़्यादा हमको लगता है घिनौना राजनीति कुछ और हो नहीं सकता, जो माँ के ऊपर राजनीति करे, और जो माँ इस दुनिया में हो नहीं। और फिर क्या होता है बिहार बंद में? बिहार बंद का आपने जिक्र किया था। बिहार बंद में सड़कों पर खुलेआम बीजेपी के गुंडे उतरते हैं, और बीजेपी के गुंडे फिर क्या करते हैं कि एक प्रसव पीड़ा से परेशान माँ जब हॉस्पिटल जा रही थी, 700 मीटर, महज 700 मीटर दूर हॉस्पिटल था, उसको जाने नहीं देते हैं। फिर पत्रकार, जितने ग्राउंड रिपोर्टर होते हैं, जो यूट्यूब पे अपना काम करते हैं, उन सबको माँ बहन की गाली देते हैं। पत्रकार की माँ बहन नहीं होती क्या? सोनिया गांधी जी को बार वाली बोलते हैं, कहते हैं उनकी तुलना नरेंद्र मोदी की माँ से करोगे क्या? बार वाली बोलते हैं। एक गरीब का साइकिल उठाकर फेंक देते हैं, और एक आदमी जा रहा होता है उसको इतना मारते हैं। तमाम ये गुंडागर्दी के वीडियो सामने आया और जमकर माँ बहन की गालियां दी गई। एक माँ के सम्मान में आपने बिहार बंद किया था ना, तो दूसरे माँ को गाली कैसे दे रहे हो आप? और जो जा रही है प्रसव पीड़ा से परेशान, वो भी तो माँ ही है ना, माँ बनने जा रही है ना, मतलब आप अपने माँ के लिए दूसरों को माँ नहीं बनने दोगे। तो ये पूरी हरकतें बिहार में की गई, जिसका इन पे उल्टा प्रभाव पड़ा। हमने तो सीधे बोला था, जिस चैनल पे माँ के ऊपर डिबेट की ऐसे सब चलाते थे कि मोदी जी को, माँ को गाली दी गई, मोदी जी को कितना फायदा होगा बिहार में। ये टीवी डिबेट्स में माँ पे राजनीति। इनको लगता है कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि माँ पे राजनीति करेंगे और जनता नहीं समझेगी। और कौन सा नीतीश कुमार जी की सरकार ने बोला था छुट्टी है, हॉलीडे है, आज छुट्टी होता तो लोग काम पे नहीं जाते ना, लोग काम पे जा रहे थे तो आपके गुंडे रोक के मार रहे थे उनके। हर किसी का एक जीविका है, वो जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं। कई सारी परीक्षा था उस दिन। जी जी बिल्कुल। बच्चियों को रोका गया, पेपर नहीं, बच्चों को जो बस में बैठे हुए हैं, स्कूल बस जो होती है उसमें रोका गया। परिवार वाले सब परेशान हो गए, आगजनी की गई, हर जगह तोड़फोड़ हुआ, घर में घुस घुस कर मारे गए। इस तरह से गुंडागर्दी बिहार में हुई। और कैसे, क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने माँ के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, और इसलिए बिहार की समस्त महिलाओं और बहनों का अपमान करेंगे, वो उनको मरवाएंगे वो। तो आप यही सब बात जब टीवी डिबेट में बोलती हैं, तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि आपको बैन करने की तैयारी हो रही है। नहीं, बैन करने की तैयारी हो नहीं रही, बैन हो गई थी।
बैन हो गई थी, लेकिन पार्टी ने हमारे स्टैंड लिया कि जो चैनल हमें बैन करेगा हम उसके साथ जो है और कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा। फिर खुलेआम फिर विद्रोह हो गया, तो उन्हें 72 घंटे में उन्हें अपना बैन वापस लेना पड़ा, बैकफुट पे आ गए। फिर ये दरअसल क्या होता है अच्छा कि मैम, ये भी जानना है कि ये जो जैसे टॉपिक्स आते हैं टीवी डिबेट्स में, तो ये टीवी डिबेट्स के जो पैनलिस्ट होते हैं या फिर जो वहाँ का एंकर है वो डिसाइड करता है या फिर ये कहीं से आता है? पीएमओ से आता है, कोई जोशी जी हैं वो भेजते हैं। ये कौन से चैनल पे कौन सा मुद्दा आप ये देखिए कि आप देख रहे होंगे कि एक चैनल पे एक मुद्दा चल रहा है, लगभग सब पे वही मुद्दा चल रहा है। एक जगह से फीडिंग होती है कि आज यह मुद्दा डिबेट्स पे चलेंगे, और वही मुद्दा फिर वो एंकर उसी मुद्दे को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। और इनको प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कोई प्रवक्ता आ जाए, विपक्ष से ऐसा प्रवक्ता आ जाए जिसके सामने इनका नैरेटिव नहीं बन पाए, जिसमें एंकर असहज हो जाएं, जिसमें संघी पैनलिस्ट असहज हो जाएं, जिसमें राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक जो मोस्टली संघी होते हैं वो असहज हो जाएं, तो ऐसे प्रवक्ताओं को बैन करो। और इसी चलते हमारे प्रवक्ताओं से, हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं से असहज फील करते हैं वो, खासकर महिला प्रवक्ताओं से, तो उनको बैन किए। मुझे आया फ़ोन की, मतलब मुझे बैन कर दिया गया, 2-3 दिन तक चैनल बैठाने से मना कर दिया, बोला बीजेपी ने आपको बैन किया, आपके साथ नहीं बैठेगा, जबकि हमारा कुछ पर्सनल ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ था। तो फिर बाद में पता चला कि ये क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि ये असहज होते हैं। जब इनको तीखा जवाब मिलता है तो ये असहज हो जाते हैं। ये इनको जवाब नहीं चाहिए, इनको चाहिए मुर्गा लड़ाई करवाओ, इनको चाहिए कि मुर्गा लड़ाई करके मोदी जी को महान बना दो उसमें, और एक नैरेटिव सेट करो, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी। अरे यही जब भी करना वाह मोदी जी वाह मोदी जी, तो आप खत्म करिए ना, फिर किसी को मत बुलाइए, किसी को आप वाह वाह कर लीजिए वहीं पर। आपको क्यों आरजेडी का प्रवक्ता चाहिए, आपको क्यों कांग्रेस का प्रवक्ता चाहिए, आपको क्यों विपक्ष का प्रवक्ता चाहिए? आप खुद बैठ लो, आप अपने संघी विचारक को बैठा लो, बीजेपी के प्रवक्ता को बैठा लो, तीनों लोग बैठकर वहां हवन करो। हमारी क्या जरूरत है आपको? हमें हमारी जरूरत भी है इनको, क्यों ऑडियंस भी चाहिए इनको। हमारी जो ऑडियंस, हमारी ज़रूरत है इनको, टीआरपी भी चाहिए इनको, हमारी ज़रूरत भी है इनको कि देखो हम तो वहाँ ना बाप हैं और सब लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, हंटर हैं, हम सबको हंट करेंगे यहाँ पर, है ना। इनको ये सब भी चाहिए, लेकिन नैरेटिव भी मोदी जी महान है, मोदी जी महान है, इसी डायरेक्शन में होने चाहिए। जब हम कहते हैं नहीं मोदी जी महान नहीं है, भाई मोदी जी महामानव है, तो बुरा लग जाता है इनको। देश में बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, देश में शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए क्या अलग अलग टॉपिक्स आते हैं? देखिए कि 2014 से जब से ये सरकार है और उसके पहले से, मैं आपको एक आंकड़े बता देती हूँ कि पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टोटल 170 भाषण दिए पूरे देश भर में, है ना। और 170 में 110 में उन्होंने नफरती भाषण दिया, सिर्फ बिना मुसलमान के नाम लिए। उनका तो कोई स्पीच पूरा होता नहीं, भाषण होता नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ते हैं। 170 में 110 पे नफरती भाषण था उनका। और एक और आंकड़ा है कि पिछले, अगर इस साल में देखें तो 2024 का आंकड़ा है जिसमें बताते हैं कि 1145 लगभग टोटल देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एकदम अभद्र भाषा कि उनका सिर काट देंगे, उनका पैर काट देंगे, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, इस तरह के नफरती भाषण। अभी गिरिराज सिंह जी बिहार में जो है ना केंद्रीय मंत्री, वो क्या कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हराम खोर है, मतलब जिस थाली में खाते हैं हम लोग उनके लिए उतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वोट नहीं देते, अब हम इनका काम नहीं करेंगे, ये नमक हराम है, ये हराम खोर है, इस तरह की भाषा केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान यह कहता है कि भले मैं प्रधानमंत्री जी को वोट करूं या ना करूं, लेकिन वो एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो उसके भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं जो उसको वोट किया है, वो मेरे भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं, मैंने चाहे उनको वोट किया है या नहीं किया है। तो नमक हराम आप किसको कहते हैं, हराम खोर आप किसको कहते हैं? तो इस तरीके से अगर देखें तो आपको मिलेगा 1100 से ऊपर नफरती भाषण, जो कत्लेआम करने वाले भाषण होते हैं, 1145 सिर्फ एक साल में दिए गए। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये पोलराइज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप 2024 का लोकसभा देख लीजिए, उसके पहले आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया इन्होंने। पूरा एकदम मीडिया, पूरा तंत्र, पूरा बॉलीवुड स्टार, पूरा वीआईपी, जो लोग उस मंदिर को बनाए थे, खून पसीने से बनाए थे, सबको बाहर कर दिया गया और पूरा बॉलीवुड चमकती दुनिया को बुला लिया गया, पूरी मीडिया को बुला लिया गया और सिर्फ मोदी जी चल रहे हैं अवतार लेकर, फिर भी इनको
400 पार लगा रहे थे ये लोग नारे ना, 240 पे आ गए, 2 पहिए पे टिके हुए हैं। आज नीतीश कुमार जी और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी के 2 पहिए पर ये सरकार चल रही है। और आप सोचिए ना, 11 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का बखान करने लगते हैं अचानक से। लाल किले से जाकर सीधे बोलते हैं आरएसएस सबसे बड़ी एनजीओ है। एनजीओ कब से हो गया आरएसएस? आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक नहीं है। ये सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहना एक धोखा है, एक मिथ है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांगती है, बीजेपी के लिए प्रचार करती है, कैंडिडेट डिसाइड करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा वो डिसाइड करती है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा डिसाइड करती है, मनी कहाँ से आएगा, मनी कहाँ जाएगा। हर जगह आरएसएस के मुख्यालय जो बने हुए हैं, ऑफिसेज जो बने हुए हैं, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और सबसे ज़्यादा पैसा आरएसएस के मुख्यालय बनाने में, आरएसएस के जो ऑफिसेस हैं बनाने में वो लगे हुए हैं। तो आप बताइए आरएसएस कैसे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हुआ? आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और अब मोदी जी की उम्र जो है वो 75 साल होने को है। मोदी जी को रिटायर कर दिया जाएगा। और खुद मोहन भागवत जी जो आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, उनका भी उम्र 75 साल होने वाला है। तो एक दूसरे को ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रिटायर करेंगे, वो कह रहे हैं हम आपको नहीं रिटायर करेंगे। दोनों मिलकर शिक्षा से रिटायर होंगे, दोनों मिलकर नहीं रिटायर होना चाहते हैं। और इसके पहले बीजेपी के सारे बड़े नेताओं को इन्होंने 75 साल की एज लगाकर रिटायर कर दिया इन्होंने जी। तो ये कितने धूर्त लोग हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से अब कानून नया बनाएंगे, दूसरों को कुर्सी से हटाने के लिए कानून दूसरा बनाएंगे। आज आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं क्योंकि 75 साल हो गया, रिटायर की उम्र हो गई, लेकिन रिटायर होना नहीं चाहते हैं मोदी जी। अभी आरएसएस प्रमुख का एक भाषण आया था जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी बेसिकली। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू जो इस माइंडसेट के साथ है कि मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, वो असल में हिंदू नहीं है। तो इस वाले बयान पे आप क्या कहेंगे कि क्या, क्योंकि आरएसएस की जो पहचान है वो उन्होंने इस तरह से वो गढ़ा है कि उन्होंने समाज सेवा का काम किया है, विभाजन के टाइम पे उन्होंने बहुत योगदान दिया और भी बहुत सारे। तो ये जो बयान है ये किस तरह रुख करता है? सबसे पहले मेरा सवाल है कि इन लोगों को हिंदुओं का ठेकेदार बनाया किसने? इनको कौन सा संविधान का कौन सा नियम कहता है कि ये लोग हिंदुओं के ठेकेदार हैं? भैया हम भी हिंदू, हमारे नेता भी हिंदू, बहुत सारे हमारे नेता हिंदू, सारे हमारे लगभग कार्यकर्ता हिंदू, हम सारे धर्मों में भरोसा करते हैं, हम सारे जातियों को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। तो इनको कौन ठेकेदार बनाया? कौन कहा कि तुम ठेकेदारी लो और तुम डिसाइड करो कि ये हिंदू है या हिंदू नहीं है? आरएसएस कोई जो है वो गुरुओं, धर्मगुरुओं का जगह है क्या? धर्मगुरु हैं आरएसएस के लोग, वो डिसाइड करेंगे। ये हक, ये पावर उनके पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कितने दोगले लोग हैं ये। जब कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे देश में जो आतंकवादी हमला होता है उनको मुंह तोड़कर जवाब देती हैं, ऐसे कर्नल सोफिया कुरैशी को जब इनके नेता बोलते हैं कि ये तो आतंकवादियों की बहन है, तो क्यों नहीं ये मोहन भागवत निकल कर आते हैं और अपने ही नेता को निकलवाते हैं, पार्टी से, पद से हटवाते हैं। वो अभी भी मंत्री बना हुआ है आदमी, लेकिन नहीं निकलवाते उसको। जब इनके नीतीश राणे से लेकर अभी बचौल, जो अभी देखेंगे बिहार में एक विधायक है, वो कहता है कि होले के दिन सारे मुसलमान अपने घर में ही बंद रहे। इनका एक ठाकुर करके कोई विधायक है बिहार में, वो कहता है कि मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। तो कहाँ होते हैं ये संघ प्रमुख? जब कल इतना घटिया, इतना निचला बयान दिए कि मुसलमान नमक हराम होते हैं, तो कहाँ होते हैं संघ प्रमुख? और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि इस देश में सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई कम्युनिटी है तो मुसलमान कम्युनिटी है, जो कि एजुकेशन में सबसे कम है, अलग अलग व्यवसायों में है, अलग अलग धंधों में है, काम करते हैं। तो आप बताइए उनके लिए क्या किया? हमने तो उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप लाया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप था जो कि CSIR, ICMR, DBT जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD के लिए फेलोशिप होती है उनके लिए, और बच्चों के लिए ताकि वो आगे पढ़ सके, वो फेलोशिप बंद कर देती है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर लगाते हैं। मुसलमान पंक्चर सिर्फ नहीं लगाते हैं मोदी जी, ये सुन लीजिए, मुसलमान इस देश के व्यवसायों में हैं, मुसलमान इस देश की रीढ़ हैं, मुसलमान इस देश की आज़ादी में रहे हुए हैं। संघ नहीं रहा हुआ है, संघ माफ़ी मांग रहा था। संघ के लोग गांधी जी की हत्या किए थे, संघ के लोग शिविर लगाकर देश के नौजवानों को, उसमें जो अंग्रेजों का हुकूमत थी उसमें कह रहे थे उनके सेना में भर्ती हो जाइए, और सुभाष चंद्र बोस
का जो आज़ाद हिंद फौज था उसके खिलाफ लड़ने के लिए संघ के लोग कह रहे थे। जब एक बार माफ़ीनामा लिखते हैं उसके बाद फिर क्यों नहीं आते हैं, आप आज़ादी की लड़ाई में योगदान क्यों नहीं देते हैं? जो आरएसएस के लोग हैं, आपने खुलकर कहा कि आरएसएस को लोग अपने पद पर रहते हुए, संघ के लोग अपने पद पर रहते हुए वो आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, वो सॉल्ट सत्याग्रह में भाग नहीं लेंगे, वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे। तो आरएसएस के लोग का योगदान इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं है, और कहीं योगदान है तो आरएसएस के लोग का योगदान है। उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब, यहाँ जो है कि पंजाब जो प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर सरकार बनाई। जी, 2 जगह सरकार बनाते हैं मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। कहाँ से ये नफरती लोग, ये नफरती चिंटू हैं जो मुसलमान के नाम पर नफरत करते हैं, लिंचिंग करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं समाज में, लेकिन एक काम भी मुसलमान के लिए करते नहीं। इनके एक एमपी बता दीजिए जो मुसलमान हो, एक एमएलए बता दीजिए जो मुसलमान हो। तो किस बात का नमक हराम? टिकट आपने दिया क्या? रिप्रेजेंटेशन आपने दिया क्या? कोई भी एक चुनावी भाषण आपका हो सकता है जो मुसलमानों को बिना गाली दिए हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो धर्मगुरु हैं जो अपने आप को हिंदू संरक्षण मांगते हैं, संरक्षक मांगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कथावाचकों की पूरी फौज आ गई है जो हिंदू धर्म को एक बिल्कुल एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये पता नहीं कहाँ से चिंटू मिंटू आजकल आ जाते हैं उठकर, और आकर ये अगर कोई धर्म गुरु है तो आप बताइए, धर्म गुरु बीजेपी की लाइन तो नहीं लेगा ना। धर्म गुरु हमेशा शांति की बात करता है। धर्म गुरु हमेशा कहता है कि हमारा देश, हमारे लोग कैसे सुखी रहें। धर्म गुरु ये नहीं कहता है कि बीजेपी को लाओ। धर्म गुरु ये नहीं कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धर्म गुरु ये नहीं कहता है कि मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दो। धर्म गुरु ये नहीं कहता कि मुसलमान यहाँ से नहीं आए हैं। धर्मगुरु ये सब नहीं कहते हैं। धर्मगुरु शांति की अपील करते हैं। धर्मगुरु मोक्ष कैसे प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। धर्मगुरु किसी के संकट को दूर करते हैं। धर्मगुरु जो है ना चिंटू नहीं होते, जैसे बाबा बागेश्वर चिंटू है। आप बिहार में चुनाव आ गया, बाबा बागेश्वर बिहार में चल दिए। यूपी में चुनाव आएगा, वहां चल दे। ये जो चुनाव आता है वहां झोला उठाकर चल देते हैं। ऐसे लोग बाबा होते हैं क्या? कल का पैदा हुआ लड़का जिसको कोई जानकारी नहीं है, इतनी गंदी गंदी बातें करता है वो, जिसका भाई खुद जो है पुलिस के हवाले है, जेल में गया था। ये लुटेरे हैं ये लोग, ये बनाए गए लोग हैं जो बनाए जाते हैं कि जाकर नफरती बीज बोए, वो बीजेपी का एजेंडा फुलफिल करो। चुनाव आया बिहार में, चिंटू उठकर चल दिए बिहार में। ये धर्मगुरु हैं कहीं के? कभी उनका भाषण सुने हैं क्या बोलते हैं? लड़कियों को इतना गंदा गंदा उपदेश देते हैं। ऐसे धर्मगुरु आ गए हैं जो सीधे कहते हैं कि शादी के पहले न जाने कि लड़कियां क्या क्या करती। ये धर्मगुरु हो सकते हैं? धर्मगुरु की भाषा ये होती है, मर्यादा होती है, करुणा होती है, दया होती है, इज्जत होती है, ज्ञान होता है, मूर्खता नहीं होती। ये लोग मूर्ख है, चिंटू हैं ये लोग, जो बीजेपी के द्वारा बनाए गए गुब्बारे हैं, जो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहां पर लॉन्च कर दिए जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। पर मैम इनकी पॉपुलैरिटी तो जो आम जनमानस है उसमें बहुत ज़्यादा है। वो उनको लोग फॉलो करते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने, व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर इस देश में भगवान के प्रति और उनको जहाँ भी लगता है यहाँ मेरा कष्ट का निवारण हो सकता है, वहाँ नहीं जाते, तो पता है सरकार कब की गिर जाती। क्योंकि वो किसी आदमी को, किसी माँ को अपने बेटे के लिए जॉब की मांगना पड़ता है ना, तो भगवान से जाकर प्रार्थना करती है कि हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, है ना। उसको ये उस नहीं जहन में ये लाती है कि सरकार नौकरी निकालेगी तब ना नौकरी मिलेगा बेटे को। लेकिन ये जो पूरी हमारे दुनिया, हमारे देश में जो लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनको लगता है कि जहाँ भी यहाँ जाने से हमारे कष्ट का निवारण हो सकता है, वहाँ वो भागे भागे जाते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो आज सब सरकार से मांग रहे होते। और सरकार जानती है कि ये सब ऐसे ऐसे पाखंडियों को पैदा करो, जिन पाखंडियों के पीछे जनता को दौड़ा दो, जाएं और नौकरी मांगे वहाँ पर। हमारी ये समस्या है, हमारे जो है कि हॉस्पिटल भरने के में पैसे नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, गरीबी कब तक दूर होगी। ये सारे सवाल जो है ना वो सरकार से करने वाले सवाल हैं। लेकिन पब्लिक
उसको मालूम है ये नहीं सुनते, वो अपना दुख जहाँ व्यक्त कर सकते हैं वहाँ जगह ढूंढना चले जाते हैं। ये एक इकोसिस्टम बनाया जाता है कि इधर सरकार से आवाज़ न, इन पर आवाज़ न उठे, इन पर उंगली नहीं उठे, इसलिए इनको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दो, कुछ पाखंडियों को बैठा और पाखंडियों से जाकर बोले कि इनके बेटों को नौकरी कब मिलेगी। पर ये तो विदेशों में भी जाके अपने उपदेश दे रहे हैं, और बाबा बागेश्वर को तो उन्होंने, मोदी जी ने अपना छोटा भाई कह दिया। मोदी तो इनकी मतलब क्यों इतनी समाज में इनकी ज़्यादा ज़रूरत है? मैंने आपको यही बोला ना, लोग दुखी हैं, लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग अपने घर के कलह से परेशान हैं, लोग बहुत सारी समस्याओं से परेशान हैं। और इस देश में पुलिस, इस देश में सरकार कितना काम कर रही है उनके लिए ना, ये सामने है। फिर उनको जो परेशान है ना, उनको एक प्लेस चाहिए होता है जहाँ पर उनको सुना जा सके। और ऐसे पाखंडी बैठ गए हैं जो कहते हैं कि हम सुन रहे हैं आपको, फिर ज्ञान देने लगते हैं, है ना। तो ये कारण है। आज अगर सरकार इस देश में जितने युवा हैं सबको नौकरी दे दे, सब सुखी हो जाएं, हर जगह शांति हो, हर जगह पीसफुल हो, देखिए इन बाबाओं की दुकान जो बंद हो जाएगी, सारी समस्याओं का निवारण हो जाए ना, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो जाए, कम रेट पे हो, है ना, दवाएं जो अगर मुफ्त अवेलेबल करवा दी जाए, ये सारी समस्या अगर खत्म कर दिया जाए तो बाबाओं की दुकान भी खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्याएं भी वो बनाई जाती हैं ताकि बाबाओं की दुकान भी चलती रहे। तो अगर, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार में 2025 में, तो युवाओं के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में है वो बेरोजगारी और पलायन है। इन मुद्दों पे, क्योंकि 2005 के पहले भी सरकार रही है आपकी, और उसके बाद 25 में कुछ उसमें रही है बीच में, 17 महीने 18 महीने का भी सरकार रही है, उन्होंने जॉब दिया, ये किसी से छुपा नहीं है, ये तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ उन्होंने। 2025 में अगर आपकी सरकार बनती है तो इन दोनों मुद्दों को आप लोग कैसे टैकल करेंगे? सबसे पहले बात कि हमारा 2020 में भी रोजगार, पलायन, है ना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा था। और 2025 में भी यही हमारा मुद्दा होगा। पलायन, आपकी 20 साल से सरकार है, मैं तो डंके की चोट पर बोलती हूँ कि आप एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो बिहार में 20 साल में लगाया गया हो। और 2014 से बीजेपी की सरकार जब से है, बिहार को एक भी फैक्ट्री दिया गया हो। तो तेजस्वी जी पे कहते हैं ना कि मतलब फैक्ट्री देंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए इनको बिहार में, तो ये तो नहीं होगा ना। आज जो महाजंगल राज बिहार में है, हर रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, रेप, हत्या, लूट, सरेआम गोलियां चल रही हैं वीआईपी इलाके में, पटना में, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस तक की हत्या हो जाती है, जवानों की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी जिस जगह से है, नालंदा, उनके गृह जिले में एक महिला के पैर में किले ठोक ठोक कर उसको मार दिया जाता है, रेप करके उसको फेंक दिया जाता है। हॉस्पिटल में भी लोग सुरक्षित नहीं है, गली पर भी, चौराहे पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में बताइए, अगर हमारी सरकार होती तो अभी तक क्या चल रहा होता? जंगल राज आ गया है, जंगल राज, यही नहीं चलता। बिल्कुल एलिगेशन लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि 1990 और 2005 की अगर तुलना, अगर आप इनके 2005 से 2025 के बीच में करें तो 300% आपराधिक घटनाएं, 300% आपराधिक घटनाएं बिहार में ज़्यादा हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि ये महाजंगल राज या जंगल राज आ गया, किसी की भी हिम्मत नहीं। लेकिन अगर यही नीतीश कुमार जी बस यह बोल दे कि हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं, पूरा चलने लगेगा, अरे तब तो जंगल राज आ जाएगा, तब तो जंगल राज आ जाएगा। एक पीढ़ी जो 2005 के बाद जो हमारी सरकार देखी नहीं है, आप उसको इस बात पे डराते हो कि हमको वोट दो ताकि जंगल राज आ जाएगा। अरे उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको अच्छा अस्पताल चाहिए। आप क्या उसको दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो उसको? तो ये सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। हर बार एक एक नई पीढ़ी को गड्ढे में ढकेले, आप डरते रहो, आप डरते रहो, आप इनको वोट करते रहो। और जहरीली शराब, बिहार में शराब बंदी है, पर आप लोग ताड़ का सपोर्ट करते हैं कि ताड़ क्यों नहीं करेंगे? जो ताड़ है ना, वो ताड़ी एक समाज का जो है वो व्यवसाय रहा है, पारसी समाज का वो व्यवसाय रहा है। और ताड़ जो है वो नेचुरल पेय पदार्थ है, दारू की तरह केमिकल से नहीं बनता। वो ताड़ नेचुरल पेय पदार्थ है जिसको पीते हैं, जिससे पेट में ठंडक रहती है। और एक समाज का वो व्यवसाय हुआ करता था। आपने उस ताड़ी जो जिसकी खेती करते थे, जो उसको बेचते थे, आपने उनको कोई अल्टरनेट दिया? आपने उसको कोई अल्टरनेट नहीं दिया। और उसकी जीविका जिस चीज़ से चलती थी, आपने उस पर बैन लगा दिया।
वो समाज वो मजबूर है आज मजदूरी करने के लिए दूसरों के यहाँ जाकर, जो खुद अपना व्यवसाय करता था। आप बताइए कि बीड़ी पे इन्होंने टैक्स जो है जीएसटी नहीं लगाई, जिस पर बहुत बवाल मचा। और इसका स्वागत कौन करता है? इसका स्वागत करते हैं बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में, और धन्यवाद कहते हैं बीड़ी पे टैक्स नहीं लगाने के। बताइए, दारू बंद करके जहरीली शराब की बिक्री हर जगह थाने थाने पे मिल रही है, बाल्टी में भर भर के लोग ले जाते हैं दारू, ऐसे हर जगह खुलेआम बिक रही है, लेकिन शराब बंदी है बिहार में। ताड़ी पे आप बैन लगा दीजिए, जो किसी का व्यवसाय है। बीड़ी पे जीएसटी नहीं तो आप स्वागत करते हैं। मतलब कहाँ गया है आपका दिमाग भाई? सिन गुड्स में नहीं आता है क्या बीड़ी? उससे फेफड़े खराब नहीं होते हैं क्या? तो दोगलापन बीजेपी में कहाँ से आता है? हमको लगता है कि ये जो होता है ना, दिवालियापन आ चुका है इनके पास। मुद्दों का दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुका है। मैम, एक बहुत पॉलिटिक्स से हटके एक लाइट क्वेश्चन करते हैं कि ये जो प्रेरणा आपको मिली कि पॉलिटिक्स में आपको आना है, तो ये क्या पारिवारिक ये या फिर किसी ऐसी जगह से आप प्रेरित? और सबसे दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि पहली बार तेजस्वी यादव से मिलने का क्या आपका वो था, अनुभव था? सबसे पहले कि ये पारिवारिक प्रेरणा थी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे कभी राजनीति में जाना ही नहीं था और राजनीति में जाने का कोई शौक़ नहीं था, कोई सच ये नहीं था कि मुझे कल का राजनीति में जाना है। लेकिन मैं जब जेएनयू आई है ना, मैं वहाँ पर कि एक बीएचयू में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, तो जब वहाँ के वीसी को हटाया गया था, आपको मालूम होगा, तो उस समय भी मैं थी, उस प्रोटेस्ट में मैं शामिल हुई थी। लेकिन जब मैं जेएनयू आई और जेएनयू में जब मैंने देखा कि अगर पानी की समस्या है तो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और फिर वो रिजॉल्व होता है ना, वो देश से लेकर विदेश तक सारी बातों पर एक बहस करते हैं। आप चले जाइए ढाबों पर, शाम से लेकर लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जेएनयू में राजनीति होती है, पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं यहाँ से। और यहाँ की लाइब्रेरी में चले जाइए तो आपको लगेगा कि हर जगह आपको बैठने का स्पेस नहीं मिलेगा। सुबह से लोग चले जाते हैं, शाम तक पढ़ते हैं लोग। तो मैं तो एक साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि एमएससी करने के बाद फिर पीएचडी करना, फिर जेआरएफ निकालना, एक हेक्टिक होता है। लेकिन उसमें जब 2018 में छात्र आरजेडी बनी और मैं उससे इंट्रोड्यूस हुई और लोगों से जब मिली, जब हमने देखा कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, उसके पीछे कुछ लोगों का योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। वो चाहे सावित्रीबाई फुले जी से, फूलन देवी जी से ले लीजिए, और करंट में बहन मायावती जी हो गई, अगर मंडल कमीशन में खुलकर इन्होंने पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश की और बीपी सिंह जी की सरकार गिरा दी। चाहे वो कर्पूरी जी ने सबसे पहले बिहार में आरक्षण दिया, तभी जनसंघ ने उनकी सरकार गिराई, चाहे बीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया तब बीजेपी ने सरकार गिराई। हमने देखा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, लालू जी हों, मायावती जी हों, रामविलास पासवान जी हों, इन लीडर्स का जितना योगदान रहा है पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, इनको आगे बढ़ाने में जी। और शायद ही हम इस काबिल हुए कि यहाँ तक पहुँच सके। मंडल कमीशन नहीं होता, हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, तो दिल्ली जैसे शहर में तो हमारे परिवार वाले तो हमको छोड़ते नहीं। तो ये एक जो आप जब अपने पृष्ठभूमि आप रिकॉल करते हो, आप किस वजह से यहाँ पर पहुँचे हो, आज भी आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो उसमें सबसे आगे और सबसे फ्रंट पे कौन खड़ा है। आज वो कांग्रेस जो कभी जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, कहती है जातिगत जनगणना होना चाहिए। आज वो कांग्रेस जो कोटा विदिन कोटा का विरोध करती थी महिला आरक्षण बिल में, आज वो कहती है कि होना चाहिए। बीजेपी को भी आज बताना पड़ता है मोदी जी को कि मैं ओबीसी हूँ। आज अगर बीजेपी को गिनवाना पड़ता है कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया या आदिवासी राष्ट्रपति दिया, आज हमने इस कास्ट के किसी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं की वजह से हुआ। सामाजिक न्याय की राजनीति ने, समाजवादी विचारधारा ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इस समय झुका के रखा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई धड़ा हो। आज इस सेंटर पे इस मुद्दे पर हर कोई बात करने के लिए मजबूर है और अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं हूँ जो आपके लिए काम करूँगा। एक समय ऐसा था कि इन्हीं समाज को वोट भी नहीं देने दिया जाता था। एक समय आता था जब हम सब को ये गंवार है, ये लठैत है, ये जोकर है, ये है, कुछ भी कह दिया जाता था। एक समय आता था जब पूरी सिस्टम मशीनरी इनके पास थी, तो किसी को भी कोई चोर नाम का लगाकर उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती थी। और ऐसे ही लालू जी को डिस्क्रेडिट, चारा चोर, मतलब चारा चोर, टोटी चोर क्यों किया जाता है? ये सब क्यों बोला जाता है कि लठैत है ये सब?
ताकि आपको एक इज्जत समाज में न मिल सके। आपको यह नहीं कहा जा सके कि आप इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सके कि आप पढ़े लिखे हैं। आपको हमेशा डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और गंवार घोषित कर दिया जाए, और इनके जो इकोसिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग हमेशा से रहे वर्ण व्यवस्था में, सिर्फ और सिर्फ वही इंटेलेक्चुअल हों। आज आप कितना भी पढ़ लिख लो, टीवी चैनलों पर आपके साथ इस तरह से भी बर्ताव किया जाता है। हमने तो देखा, मेरे साथ तो कम होता है, हालांकि करने की कोशिश जो लोग करते हैं मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अरे ये तो लठैत है। लठैत कैसे भाई? तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे पूरे खानदान से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द मंडल कमीशन, बिकॉज ऑफ आवर लीडर्स। तो ऐसे नहीं कर सकते। अगर इनके पास जो स्कैम होता है ना, जो लगता है, आप देखिए ब्राह्मणवादी सिस्टम में कैसे करते हैं कि अगर ये कोई ब्राह्मण कोई होता है या अपर कास्ट से कोई होता है, नहीं मैं मनुवादी कह दूं, मैं सामंती कह दूं, मैं जाति पर अगर नहीं, जो सामंती लोग होते हैं, मनुवाद लोग होते हैं, उनको सीधा ये कहेंगे कि इंग्लिश पॉलिश्ड नाम दे देंगे। अगर कोई घोटाला हुआ है ना, पॉलिश्ड नाम दे देंगे, और ऐसा नाम जो आम पब्लिक से कनेक्ट ना हो। और वही कई जो पिछड़ा लीडर है, दलित बहुजन लीडर है, उसके साथ ऐसा नाम चिपकाएंगे घोटाले का नाम, कि ताकि उसके जो ऑडियंस है, उसका जो पब्लिक है, जो उसको मानता है, सुनता है, उसके भीतर बीच में वो डिस्क्रेडिट हो जाए। इसीलिए टोंटी चोर कहा जाता है। अदरवाइज एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को टोंटी की जरूरत है? ये सब डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जाता है जी। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से हो रहा था, लेकिन लालू जी फंसाए गए। 55 अधिकारी जो अरेस्ट हुए थे, जो जिनका नाम था, जितने भी अपर कास्ट थे, ब्राह्मण थे, सबको छोड़ दिया गया, अकेले लालू जी फंसा दिए गए। आप सोचिए ना। और अगर यही कोई और होता नहीं था तो चारा घोटाला नाम नहीं होता, फॉर्डर स्कैम, कोटेड, इंग्लिश पॉलिश्ड नेम होता ना, ताकि उसके पब्लिक के बीच में वो नाम नहीं पहुंच पाए। इस तरीके से कोई भी बहुजन लीडर कोई भी आएगा अगर, तो उसको इसी तरह से बदनाम करते हैं लोग, डिस्क्रेडिट करते हैं। मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि पहला अनुभव कैसा था तेजस्वी यादव जी से मिलकर? नहीं, अच्छा था। मैं तो तेजस्वी जी से पहले मिली थी जब मैं छात्र आरजेडी में थी। जब मैं छात्र आरजेडी में जुड़ी थी, पटना जाती रहती थी, तो वहाँ पर तेजस्वी जी से मिली थी। फिर यहाँ पर पार्टी ऑफिस में कई दफ़ा मिलना हुआ। तो लगातार जब भी पटना में जाती थी या दिल्ली में आते थे, और हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाता था मिलने, तो हम भी जाते थे मिलने। तो फिर मतलब कि हम लोग को देखते थे, हम लोग से बात करते थे और कहते थे नहीं अच्छे से मजबूती से काम करो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से आप लोग काम करो। और फिर प्रवक्ता बनाए जाने के बाद लालू जी से मिले, तेजस्वी जी से भी मिले। तो जब भी मिलते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहित ही करते हैं। तो जब लालू जी से मिले तो फिर लालू जी का बस उन्होंने बहुत कम बोला, उन्होंने बोला कि हाँ मंडल कमीशन का असर अब दिख रहा है जी। तो प्राउड मोमेंट होता है कि आपका नेता अगर आपको प्रोत्साहित करे तो। हाँ। तो मैम अभी भी एक मेरा अंतिम प्रश्न होगा ये कि क्या अभी भी आपको लगता है कि जो राजनीति में रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, खासकर दलित महिलाएं, बहुजन महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं, अभी भी उनकी भागीदारी कम है? बहुत कम है। इसमें जो है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, और हमको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कि आपको एक और बता रही हूँ कि जैसे मैं हो गई, मेरे पार्टी में और सारे महिला प्रवक्ता हैं, सारे बहुजन समाज से आती हैं। जब हम लोग टेलीविज़न पर बैठते हैं तो कुछ लोग को प्रॉब्लम तो होती है बीजेपी वालों को, लेकिन फिर कल मैं 1-2 लोगों से मिली, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा भाई आप लोग भी महिला प्रवक्ता लाइए, दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज आप लोग को। मतलब समझे कि कंपटीशन कैसे चल रहा है। कंपटीशन ये है कि अगर हम लोग अच्छे बोल रहे हैं और बीजेपी के गालीबाज प्रवक्ता उधर पिटा जाते हैं टर्म से ना, हाथापाई नहीं, पिटा जाना मतलब बातों में, तो फिर क्या करते हैं कि जो एंकर है ना, वो एंकर बीजेपी को सुझाव दे रहे हैं कि हम लोग तो होल्ड कर ले, महिला एंकर हम लोग तो अभी बचा ले रहे हैं, लेकिन आपको महिला प्रवक्ता लाना पड़ेगा भाई इन लोग के सामने, है ना। तो ये खौफ है बीजेपी में। और हमको लगता है कि मैं तो सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे में जो कमेंट आता है ना, तो पता है क्या लिखते हैं, आरजेडी ने बहुजन महिला प्रवक्ताओं को आगे किया, समाजवादी पार्टी में इस चीज़ की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक डिमांड करने लगती है कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं देती है, या कांग्रेस क्यों नहीं देती, या बीजेपी के महिला प्रवक्ता कहाँ हैं, है ना। बीजेपी में वही 2-4 गालीबाज बैठते हैं। कल तो एक बीजेपी का प्रवक्ता जो सपा में थे पहले, आपने देखा जी, गौरव भाटिया उनकी वीडियो लीक हुई है। मुझे सबसे पहले पता है वो वीडियो मेरे पास आया क्योंकि मुझे ही उस चैनल पे जाना था और मैं वही चैनल पे बैठी हुई थी। किसी ने वो मुझे वीडियो भेजा और बोला कि
मैं तो बोली नहीं एआई जनरेटेड तो नहीं है, मैं अगर पोस्ट कर दूं एआई जनरेटेड हो तो मेरे पर केस कर देगा, वकील है वो, है ना। तो फिर उन्होंने बोला नहीं दिस इज नॉट एआई जनरेटेड। तो लेकिन फिर मैंने पोस्ट किया, लेकिन फिर मैंने हटा लिया। लेकिन मैं सोची कि अगर ये वीडियो हमारे किसी पार्टी के प्रवक्ता का होता, हालांकि होता नहीं, इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा, तो ये लोग अब तक क्या कर रहा होता पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फोटो ऐसे दिखा रहा होता, माताओं और बहनों को शर्मसार करते हुए तस्वीर इस तरह से कर रहा होता। इनमें निर्लजता तो बिल्कुल है नहीं। और कल से ट्रोल हो रहा है कि कुछ एक समाजवादी पार्टी में थे तो कोट जैकेट पहनते थे ये, बीजेपी में आए तो मैम यही क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा क्यों किया गया? क्या सच में जो एलीट थे उन्होंने जो संवर्ण जातियाँ थी वो उन्होंने दबाने की कोशिश की, पार्टिसिपेशन जो नहीं हो पाया पार्टियों में, अभी भी ऐसा चल रहा है? किस महिलाओं की देखिए, महिलाओं के ऊपर एक मार नहीं है, एक मार होता। अब आपको बताइए राजनीति, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप कवर करते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है राजनीति करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। पैसा जो बना दिया गया है, ऐसा सिस्टम था नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, लेकिन उसके सामने अगर एक व्यक्ति उतरता है जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, 20-30 गाड़ियां हैं, नेटवर्किंग है, मीडिया है, कॉन्फिडेंस है, लोग हैं, मतलब काफिला चल रहा है, तो जिसके घर में एक शाम सुबह खाने को भी नहीं है, उसके सामने कैसे चुनाव लड़ेगा? आज महिलाओं के साथ समस्या क्या रही है हमेशा से कि महिलाओं, जब एक लड़की पैदा होती है तभी से कह दिया जाता है तो दूसरे के घर में जाएगी, आफ्टर मैरिज, है ना, शादी के बाद दूसरों के घर में जाएगी, तो उसका कुछ नहीं होता वहाँ पर, कोई एसेट में, प्रॉपर्टी में, मनी में, उसका पहले से ही पैदा होते ही बता दिया जाता है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें शादी करके जाना है, राइट? बिल्कुल। कहाँ से महिला के पास पैसा आएगा चुनाव लड़ने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए? और जब वहां जाती है ससुराल जी, तो ससुराल वाले क्या उसके नाम कर देंगे? या अब महिला जो है अगर पढ़ी लिखी है, परिवार वालों ने पढ़ा दिया है, तो महिला का प्राइमरी प्रेशर उसके ऊपर होता है कि भाई इतना पढ़ लिखी हो, नौकरी लेके सेटल हो जाओ कहीं जी, तो नौकरी लेके सेटल हो जाती हैं। जो नौकरी करने लगती हैं महिला, मान लीजिए एक प्रोफेसर बनती हैं, सुबह से शाम कॉलेज जाना है जी, और राजनीति फुल टाइम जॉब है। बहुत लोग हैं जो मैनेज करते हैं, प्रोफेसर हैं और हर चीज़ें मैनेज करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स का एक दायरा बना दिया गया, नेटवर्क हो, पैसा हो, मनी हो, पावर हो, ये हो वो, उसमें जो महिलाओं के लिए पहले से इकोसिस्टम बना था वो कमज़ोर पड़ जाता है। और उसके लिए इसीलिए ज़रूरत है कि कोटा विदिन कोटा करके महिलाओं को आगे पुश किया जाए। बैकवर्ड क्लास से महिलाएं, दलित समाज से महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज से महिलाएं, कोटा विदिन कोटा इसलिए ज़रूरी है जी। मैम मतलब अब तो हम अंतिम चरण में हैं, पर ज़रूरी ये है कि आज भी हमारे संविधान में ही साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, हम लोग विश्वगुरु बनने की कल्पना करते हैं, पर फिर भी आज भी हम मनुस्मृति और संविधान के बीच में एक अंतर देखते हैं, आज भी हम इस पे लड़ाई देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जो कि आज़ादी के बाद हम लोग इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़े हैं, पर आज भी हम इसी बात पे डिबेट करते हैं कि मनुस्मृति और संविधान में क्या उच्च है? ये कौन डिबेट करवाता है? वही लोग डिबेट करवाएंगे जो मनुस्मृति चाहते हैं। भाई संविधान तो ऑलरेडी लागू है, संविधान के मानने वाले देश के लगभग, है ना, करोड़ों लोग हैं। मनुस्मृति कौन संघ नहीं चाहता है ना, मनुस्मृति आए, संविधान संघ नहीं मानता, बीजेपी संविधान नहीं मानती है। इनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। तिरंगे में 3 कलर है। जब सबसे पहले संपूर्ण नेहरू जी ने बोला कि हम आज तिरंगा लहराएंगे दिसंबर 1930 में, और उस समय ही संघ के लोगों ने कहा ये जो ट्राई कलर है ना, ये 3 कलर घातक होता है ना, और फिर इसमें जो हरा रंग है उसको लेकर विरोध जताया था इन्होंने। तो ये हमेशा से संविधान के विरोधी रहे, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आज भी अगर आप मनुस्मृति को गाली दे दो, आप बोल दो मनुस्मृति खराब है, आ जाएंगे सब सपोर्ट में। आपने लोकसभा चुनाव के पहले देखा कि हमको 400 सीट पार करा दो क्योंकि मनुस्मृति लागू करवाना है, संविधान बदलना है, ये चल रहा था ना। हमने तो कभी नहीं कहा देश को मनुस्मृति से चलाना चाहिए, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन इनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिख कर आता है कि इस देश में मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, ये ऑर्गेनाइजर कहता है। तो ये डिस्कोर्स में मनुस्मृति हमेशा बना रहे, और इनको अगर 400 पार सीटें मिल गई होती, ये संविधान को मनुस्मृति में कन्वर्ट कर दिए होते, और इनकी यही मंशा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि
बेटी जो है वो हमेशा अधीन ही रहेगी पुरुषों के, पहले पिताजी के, फिर पति के, फिर पुत्र के। वेद तो ये पढ़े तो कान में वो- इसीलिए तो आपने अभी महिला की बात की ना, बीजेपी में बताइए महिला जो चेहरा हो। तो ये है इनकी समस्या, ये मनुस्मृति से, हालांकि ये होगा नहीं, ये जितना भी प्रपंच रट लें, ये आरक्षण खत्म करने का सपना देखते रहें, इनका सपना ही रहेगा। संविधान खत्म करने का सपना सपना ही रहेगा। मनुस्मृति लागू कराने का इनका सपना सपना ही रहेगा। इनको जनता जवाब देगी वोट से। तो ये हमारी बातचीत हुई आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव मैम से। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे मुद्दों हमारी बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।